नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री की रिवीजन क्लास में, जहां हम आज करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर। आज के जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य और उनसे साहित्य से संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। ये सभी प्रश्न क्या है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान होती है। तो दीवाने मुस्तकराज जो कि एक भू राजस्व वसूल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट आता है कि सल्तनत काल में के अधिकांश आमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश आमीर और सुल्तान जो हैं वो सभी क्या हैं, तुर्की हैं और तुर्क वर्ग के हैं। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था। तो इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्ति था तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर नियुक्त किया अर्थात अपना प्रधानमंत्री बनाया था। बिजारत का चरमोत्कर्ष किसके राजवंश के अंतर्गत हुआ है। तो बिजारत जो कि वजीर का जो प्रमुख पद हुआ करता था, तो इसका जो चरमोत्कर्ष है वो होता है तुगलक वंश के राजवंश के अंतर्गत। तुगलक वंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। तो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो है सल्तनत काल के दौरान वो हुआ करता था चौधरी को सल्तनत काल के दौरान भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था। हक ए सर्व किस पर लगाया जाता था। हक ए सर्व जो था क्या है, एक सिंचाई कर था। सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर हक ए सर्व के नाम से जाना जाता है। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के कुछ प्रकार दिए गए हैं। पहला कर है जजिया कर। जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जो गैर मुसलमान व्यक्ति थे उनसे लिया जाने वाला कर को जजिया कर कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जो कि क्या है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। नेक्स्ट आता है जकात जो था मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर था। नेक्स्ट है खुम्स क्या था, एक लूट धन। 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन और जो कि बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। 1/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया था और 4/5 हिस्सा खुद लिया था। जबकि क्या था, लूट के धन में होता था, ऐसा था कि 1/5 सुल्तान का और 4/5 सैनिकों में बांटा जाता था। तो खुम्स क्या है, एक प्रकार से लूट से प्राप्त धन है जो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके लूटा जाता था। खराज क्या है, एक भू राजस्व है जो गैर मुसलमानों से वसूला जा रहा है, खराज। तो 4 प्रमुख कर हैं इस्लामी शरीयत के अनुसार, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। नेक्स्ट आते हैं सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासन के काल में अंकित हुआ। तो वो था अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि क्या है, ये है गुलाम वंश का शासक है, जिसके सिक्कों पर क्या है, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके शासनकाल के आया था, अलाउद्दीन मसूद शाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में, इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, इसने क्या किया था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के किसके द्वारा चलाए जाते हैं, इल्तुतमिश के जो शासनकाल में चलाए जाते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या तात्पर्य है। सल्तनत काल के दौरान जो फवाजिल है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि होती थी, जिसको फवाजिल के नाम से जाना जाता था। जवाबित क्या था, तो जवाबित था राजकीय कानून से। जवाबित से तात्पर्य राजकीय कानूनों से है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में होती है। तो दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करने वाले शासक का नाम है बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जाती है। आते हैं नेक्स्ट यहाँ प्रमुख सल्तनत का शासनकाल के दौरान प्रमुख विभाग जो हैं इन्हीं से संबंधित पेपर में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी।
पहला डिपार्टमेंट है दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत जो है जिसका प्रमुख वित्त विभाग है, जिसका प्रमुख हुआ करता था वजीर। नेक्स्ट आता है दीवान रियासत। दीवान रियासत क्या है? यह एक तरह का कंट्रोल डिपार्टमेंट, नियंत्रण विभाग हुआ करता था। दीवान मुस्तकराज। दीवान मुस्तकराज जो होता था कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूल किया जाता था, किससे? दीवान मुस्तकराज विभाग में। अगला आता है दीवान कोही विभाग। दीवान कोही विभाग जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है कृषि के विकास के लिए। कृषि के विकास के हेतु जो ऋण वगैरह उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया था इसमें, तो वो था डिपार्टमेंट दीवान ए कोही। दीवान ए कजा। दीवान ए कजा जो है यह एक तरह के क्या है? न्याय विभाग है। अगला आता है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा क्या हुआ करता था? एक पत्राचार विभाग हुआ करता था। दीवान अर्ज। दीवान अर्ज जो है ये सैन्य विभाग है, जिसका गठन बलबन के शासनकाल के दौरान होता है। दीवान रिसालत। दीवान रिसालत जो है वह एक तरह का विदेश डिपार्टमेंट है, विदेशी विभाग है। दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद में होता था गुप्तचर विभाग। और दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो है वो है दास विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग, जिसका दीवान ए बंदगान डिपार्टमेंट का जो गठन है वो किया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दीवान विजारत क्या है? एक तरह का वित्त विभाग है। दीवान रियासत। दीवान रियासत नियंत्रण विभाग है। दीवान मुस्तकराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना क्या है? दीवान मुस्तकराज है। दीवान कोही कृषि के विकास के लिए बनाया गया विभाग है। दीवान कजा। दीवान कजा जो है वह न्याय विभाग है। दीवान इंसा क्या है? दीवान इंसा पत्राचार विभाग है। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग है। दीवान रिसालत क्या है? दीवान रिसालत है विदेश विभाग। दीवान बरीद क्या है? गुप्तचर विभाग है। दीवान बंदगान है दास विभाग। अगला आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था, जिसने क्या है? एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति। केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति जो है वो सुल्तान में निहित हुआ करती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो सल्तनत में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत के नाम से जाना जाता था। अगला आता है इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है बलबन के द्वारा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी हुआ करती? तो सामान्यतः जो दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की दर है वो है 20 से 25%। 20 से 25% क्या है? सल्तनत काल में भू राजस्व की दर हुआ करती थी। नेक्स्ट आते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों और उनके विभाग को देख लेते हैं। तो आरिज ए मुमालिक जो हुआ करता था वो किसका? सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। नेक्स्ट आता है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक जो है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बारिद ए मुमालिक के नाम से जानते हैं। सद्र उस सुदूर जो है वो एक तरफ धार्मिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। अमीर ए आखूर जो है अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार जो है वो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। और है अमीर ए हाजिब जो है वो दरबारी शिष्टाचार नियमों को लागू करने वाला। दरबारी शिष्टाचारों के नियमों को लागू करने वाला अमीर ए हाजिब। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अमीर ए मुमालिक है सैन्य विभाग का प्रमुख। बरीद ए मुमालिक क्या है? तो बरीद ए मुमालिक है गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर क्या है? एक धार्मिक विभाग है। अमीर ए आखूर क्या है? अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान है। सर ए जानदार है सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। तो ये थे प्रमुख आज प्रशासन संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को कवर किया जा चुका है। अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य एवं साहित्य से संबंधित प्रश्नों की ओर। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? वो है फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वो करवाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला था कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल
कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला है, तूतीय हिंद नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था। वे क्या कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। तो अमीर खुसरो का संबंध किन चीज़ों से है? कवि भी है, इतिहासकार भी है और एक संगीतज्ञ भी है। नेक्स्ट आता है कि भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? तो बलबन का जो मकबरा है वो भारत का पहला शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ मकबरा है। नेक्स्ट आता है किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किताबुल हिंद जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक की लिखी जाती है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली के जो विकास में अग्रणी भूमिका रही है वो किसकी रही है? अमीर खुसरो की रही है। अगले आ जाते हैं सल्तनत काल के प्रमुख निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें और उनके निर्माताओं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 3 प्रमुख निर्माण कार्य करवाए गए। एक तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया जाता है, दूसरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो सल्तनत काल की पहली मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थापत्य निर्मित करवाया जाता है कुतुबुद्दीन द्वारा वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। फिर आ जाते हैं इल्तुतमिश के 3 प्रमुख निर्माण कार्य हैं। एक तो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जाता है इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश का मकबरा, खुद का मकबरा भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है। और एक था हौज ए शमसी जो कि कहाँ है? बदायूं में है। हौज ए शमसी और शमसी बंदर ईदगाह का निर्माण भी किस काल में होता है? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश द्वारा 3 प्रमुख स्थापत्य का निर्माण करवाया गया। एक तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दूसरा इल्तुतमिश का मकबरा और तीसरा है हौज ए शमसी। अब बलबन के द्वारा एकमात्र निर्माण कार्य करवाया जाए वो है बलबन का मकबरा। खुद का मकबरा भी कौन बनवाता है? बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई सारे निर्माण कार्य हैं। पहला तो है सीरी का किला, दूसरा है हौज ए अलाई, तीसरा है जमात खाना मस्जिद, चौथा है हजार सितून और 5वां है अलाई दरवाज़ा। तो कुल 5 स्थापत्य का निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून और अलाई दरवाज़ा। मुबारक शाह खिलजी के द्वारा करवाया जाता है ऊखा मस्जिद। नेक्स्ट आ जाता है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में एक निर्माण कार्य होता है वो है तुगलकाबाद का किला। और फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा निर्मित करवाया जाता है। तो एक बार इनके निर्माण कार्य को फिर से देख लेते हैं कि पहला आज शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 3 प्रमुख स्थापत्यों का निर्माण करवाया गया। एक था कुतुब मीनार, दूसरा था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, तीसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। और नेक्स्ट आ जाता है फिर इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और हौज ए शमसी का निर्माण करवाया जाता है। बलबन के द्वारा बलबन का किला, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो सीरी का किला, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होता है। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद किले का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। और गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा होता है वो करवाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये प्रमुख निर्माण कार्य हो गए दिल्ली सल्तनत के। कुछ अभी यहाँ ग्रंथों और लेखकों के नाम दिए गए हैं। प्रमुख ग्रंथ है जैसे कि संगीत राज की जो रचना है वो की जाती है राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है रागमाला की रचना होती है पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। ताजुल मासीर बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दिल्ली सल्तनत की, ताजुल मासीर, जिसके लेखक कौन है? हसन निजामी। तो संगीत राज के रचनाकार कौन हो जाते हैं? राणा कुंभा। रागमाला के रचनाकार है पुंडरीक विट्ठल और ताजुल मासीर के रचनाकार हैं हसन निजामी। नेक्स्ट है तारीख ए दिल्ली के रचनाकार अमीर खुसरो।
नेक्स्ट अब आते हैं तारीख ए मोहम्मदी। तारीख ए मोहम्मदी के लेखक है मोहम्मद बिहमद खान। मोहम्मद बिहमद खान जो है वो तारीख ए मोहम्मदी के लेखक हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट आती है ये तारीख हिंद। तारीख हिंद जिसको हम बार बार पढ़ चुके हैं, अल-बरूनी की पुस्तक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षाओं की दृष्टि से कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट आते हैं तारीख ए मुबारक शाही। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक और है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी की पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। अगला आ जाता है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह के लेखक है अमीर खुसरो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। और फतवा ए जहांदारी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियाउद्दीन बर्नी के। फिर नेक्स्ट आती है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक है वो शम्स ए सिराज। शम्स ए सिराज और अफीक के द्वारा क्या लिखी जाती है? तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट आता है तुगलकनामा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी जाती है। अगली है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही ये क्या है? ये फिरोज शाह तुगलक की क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट आता है तारीख ए अमीनी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तारीख ए अमीनी की पुस्तक के लेखक कौन है? उतबी। उतबी के द्वारा तारीख ए अमीनी पुस्तक लिखी गई है। तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक। तबकात ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। और रहला के लेखक हैं इब्न बतूता। रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। तबकात ए नासिरी किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। तारीख ए अमीनी उतबी की। एक बार पूरे सभी को देख लेते हैं एक बार। संगीत राज किसकी पुस्तक है? तो यह है राणा कुंभा की। रागमाला के लेखक कौन है? तो रागमाला के लेखक है पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जो है इसके लेखक हज़म निजामी। तारीख दिल्ली। तारीख दिल्ली के खुसरो। तारीख मोहम्मदी के। तारीख मोहम्मदी के मोहम्मद बिहमद खान। तारीख हिंद के। तारीख हिंद के पुस्तक है अल-बरूनी। नेक्स्ट आता है तारीख ए मोहम्मद शाही। तारीख ए मोहम्मद शाही के जो लेखक है वो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट आता है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह के लेखक अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीक। तुगलकनामा। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक है फिरोज शाह। तारीख ए अमीनी। तारीख ए अमीनी के लेखक है उतवी। नेक्स्ट और है कि तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के जो लेखक है उनका नाम है मिनहाज उस सिराज। और रहला पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता जो कि क्या है? मोरक्को का यात्री है। अब आते हैं नेक्स्ट। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का जो वर्णन है वो किया गया फतवा ए जहांदारी में। दिल्ली के सुल्तानों में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो दिल्ली के जो सुल्तान हुए उन्होंने क्या किया है? फारसी भाषा का संरक्षण प्रदान किया है। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? तो सितार। सितार जो वाद्य यंत्र है इसमें हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण संगीत वाद्य यंत्र माना जाता है। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। तो अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे हैं। इनके शासनकालों में 7 शासकों के द्वारा शासन किया जाता है दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट है कि नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता जो है वो है अमीर खुसरो। भारत में तबला का आविष्कारक कौन है? तो भारत में तबला का जो आविष्कारक है वो है अमीर खुसरो। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी? संगीत पर पुस्तक लिखे हैं राणा कुंभा, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था संगीत राज। संगीत राज पुस्तक के लेखक हैं राणा कुंभा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, लाहौर को भारत का फारसी भाषा का प्रयोग व प्रसार का प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है।
तो दोस्तों आज हमने स्थापत्य कला और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन था उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे किसको, भक्ति आंदोलन से संबंधित टॉपिक को, और इसके बाद मुगल काल को प्रारंभ कर देंगे। तो जल्द ही मिडेवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और मिडेवल हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम किस पर आ जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाएंगे और उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी